हेलो स्टूडेंट, मैं एहसन प्रजापति ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि प्रायिकता को समझने से पहले कुछ विशेष बातें हैं, पहले उसको समझ लेना आवश्यक है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और प्रायिकता को संभावना भी कहते हैं। तो बहुत से प्रश्न प्रायिकता से संबंधित बोर्ड में पूछे जाते हैं और तमाम कंपटीशनों में भी प्रोबेबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रायिकता का जो प्रादुर्भाव है वह जुआड़ियों और सटेरियों की देन है, क्योंकि बहुत प्राचीन समय में जुआड़ी और सटेरी जो थे, जब वो जुआ खेलते थे तो अपने जीतने और हारने की संभावना के बारे में उनको जानने की जिज्ञासा रहती थी और इसी जिज्ञासा को लेकर वे गणितज्ञों के पास जब गए तो गणितज्ञों ने उनके जीतने और हारने की संभावना अर्थात प्रायिकता पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गणित में एक नए ब्रांच का प्रादुर्भाव प्रायिकता के रूप में हुआ। तो प्रायिकता को समझने से सब पहले हमको प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस जानना बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है कि किसी प्रयोग के समस्त परिणामों के समुच्चय को सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं और इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के पर ऊपर चित या पटाने की जो घटना है, तो सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा या चित आएगा या पट आएगा। तो केवल दो परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो सिक्के पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इस तरह से एक बार जब सिक्के को उछाला जाता है तो कुल दो संभव परिणाम आते हैं और परिणाम कौन कौन सा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तीसरा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसका जब सैंपल स्पेस बनेगा तो इसमें दो एलिमेंट मिलेंगे, एच और टी। यान यस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 2। तो यानी यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि में दो अवयव हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम दो कॉइन को, दो सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर जरा देखें, जब एक सिक्के को, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो या तो हेड प्राप्त होगा, एक सिक्के पर हेड आए दूसरे पर भी हेड आ जाए, या फिर पहले सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर क्या हो जाए, पहले सिक्के पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। तो इस तरह से कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में कुल अवयवों की संख्या अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जब एक पासे को, एक डाइस को जब उछालते हैं, एक पासे को जब उछालते हैं तो पासे पर ऊपर कुल 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, इस तरह से कुल 6 रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यानी इसके सैंपल स्पेस में कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अब इस सैंपल स्पेस समझने के बाद अब हम देखेंगे कि किसी घटना ई की प्रायिकता। तो कोई घटना, जैसे अगर हम सपोज कर लेते हैं कि किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता, तो देखेंगे इसका फार्मूला है PE इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, या फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे देखेंगे एन ई अपॉन एन एस अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी घटना की प्रायिकता
निकालने के लिए हमें उस घटना के लिए कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या और बटे कुल जो जितने संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं बटे उसकी संख्या, इन दोनों का अनुपात ही घटना की प्रायिकता कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे एक सिक्के को अगर टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट मिलते हैं। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड यानी अनुकूल परिस्थितियां हमारे लिए कितनी हैं 1 और कुल परिस्थितियां कितनी हैं 2, तो ऊपर हेड अथवा टेल आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर एक पासे को उछालते हैं तो एक पासे के उछाल में किसी भी अंग के ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। क्यों? क्योंकि किसी भी अंग के ऊपर आने की एक संभावना, एक परिस्थिति है और कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, तो किसी भी अंग के ऊपर आने की प्रायिकता 1/6 होगी। और यहाँ पर जरा ध्यान दें, कुछ रिमार्क्स, कुछ विशेष बातें हैं उसको ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के मध्य होती है। घटना की प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से अधिक, या तो 1 या 1 से कम होगी। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती, और ना ही कभी 1 से बड़ी होती है। इसको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही 1 से अधिक हो सकती है। घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के मध्य ही होगी। यहां पर जरा देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मीन्स पूरे सैंपल स्पेस की बात करें तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई यानी कि अगर किसी इवेंट में कोई घटना ना हो रही हो, एलिमेंट हाई हो, कोई एलिमेंट ना मिले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यहां पर जरा देखें, किसी घटना के न घटने की प्रायिकता P ऑफ E बार, P ऑफ E बार का मतलब यह हुआ किसी घटना E के न घटने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस PE, यानी किसी घटना के न घटने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस घटना के घटने की प्रायिकता। इसको भी ध्यान में रखना है। और नीचे रिमार्क 6 जो है PE प्लस PE नॉट, इसको बार भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं। PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल 1 के इक्वल होता है। और इसमें कुछ खास बात है, जैसे देखेंगे रिमार्क 7 में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी परस्पर अपवर्जी घटना। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं किससे कहेंगे, किन घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटना कहेंगे और किस घटना को स्वतंत्र घटना कहेंगे। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम बताते हैं। उदाहरण ध्यान में रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं कि परस्पर अपवर्जी घटना और स्वतंत्र घटना क्या होती है। तो परस्पर अपवर्जी घटना उन घटनाओं को कहते हैं जहां पर कि एक घटना की घटने के बाद बाकी सभी घटनाएं स्वतः ही स्टॉप हो जाएं। यानी एक घटना अगर घटित हुआ तो उसके बाद कोई घटना नहीं घट सकती। ऐसी घटनाओं को परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एक एग्जाम्पल जैसे देखें कि घुड़दौड़, अगर 4 घोड़ों को हमने दौड़ा दिया तो किसी भी घोड़े के जीतने की जो घटना है वह है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों? क्योंकि अगर एक घोड़ा ज्यों ही रेस जीतेगा त्यों ही बाकी 3 के 3 घोड़े रेस हार जाएंगे, यानी बाकी तीनों फिर नहीं जीत सकते। यानी अगर एक घोड़ा रेस जीतता है तो बाकी तीनों घोड़े रेस में नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह की जो घटना होती है घुड़दौड़ की घटना, वह क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, परस्पर अपवर्जी घटना है। तो परस्पर अपवर्जी घटना से संबंधित एक रिमार्क है, उसको पहले देख लिया जाए कि यदि P1, P2, P3 डॉट 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 Pn n परस्पर अपवर्जी घटनाओं के घटने की अलग अलग प्रायिकताएं हों, तब किसी भी एक घटना की घटने की प्रायिकता P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn
कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि परस्पर अपवर्जी घटनाओं की अलग अलग घटने की प्रायिकताएं आपको दी हुई हों तो किसी भी एक घटना की घटने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको सभी घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ना पड़ेगा। इसे प्रायिकता का पूर्ण प्रायिकता प्रमेय भी कहते हैं। पूर्ण प्रायिकता का योगशील प्रमेय इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि समस्त प्रायिकताओं को हम जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र घटना क्या है और अगर स्वतंत्र घटनाएं घटें तब उनकी प्रायिकताएं क्या होंगी। तो जरा देखें, पहले स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनमें से कि एक घटना के घटने का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ही न पड़े। तो ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटना कहते हैं। यानी एक घटना घटे, दूसरी भी घट सकती है, तीसरी भी घट सकती है, सभी घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप सोचें कि गणित का कोई प्रश्न एक क्लास में दे दिया गया और सवाल लगने की प्रायिकता, सवाल लगने की घटना। तो जब गणित का प्रश्न क्लास में दे दिया गया, कई स्टूडेंट्स को दे दिया गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडेंट लगा ले तो दूसरा न लगा पाए, कोई भी लगा सकता है। पहला स्टूडेंट लगा सकता है, दूसरा लगा सकता है, तीसरा लगा सकता है, सभी के सभी लगा सकते हैं। घुड़दौड़ वाली घटना यहाँ पर बिल्कुल नहीं। घुड़दौड़ में क्या था कि एक घोड़ा जीतता था, बाकी सभी स्वतः ही हार जाते थे, बाकी घटनाएं नहीं घटती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक लड़के का सवाल सही हुआ तो बाकी सबका भी सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरह की घटना यानी क्वेश्चन लगाने के, प्रश्न हल करने की घटना एक स्वतंत्र घटना है। तो यहां पर जरा देखेंगे स्वतंत्र घटनाओं के घटने की प्रायिकताएं क्या होती है। तो यहां पर जरा देखें एक रिमार्क, यदि P1, P2, P3, Pn n स्वतंत्र घटनाओं के अलग अलग घटने की प्रायिकताएं यदि P1, P2, P3 Pn n स्वतंत्र घटनाओं के अलग अलग घटने की प्रायिकताएं हों तो सभी घटनाओं की सभी घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता, सभी घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता, सभी घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता, ये रिमार्क फर्स्ट है। सभी घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता जरा देखें, यहां पर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू इंटू Pn। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि सभी स्वतंत्र घटनाओं की एक साथ घटने की प्रायिकता
P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn होंगी। और इसमें अगला रिमार्क जरा देखें कि सभी घटनाओं की एक साथ न घटने की प्रायिकता, यानी घटनाओं के न घटने की प्रायिकता, यहां पर जरा देखें, घटनाओं के न घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता, घटनाओं के न घटने की प्रायिकता P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इंटू डॉट 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 1 माइनस Pn। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर P1, P2, P3, Pn यानी स्वतंत्र घटनाओं की अलग अलग घटने की प्रायिकताएं हों, तो किसी भी घटना के न घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 डॉट 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 1 माइनस Pn। इसमें एक तीसरा रिमार्क आता है कि कम से कम एक घटना घटित हो, इसकी प्रायिकता, कम से कम एक घटना घटित हो, इसकी प्रायिकता। तो जरा देखें स्वतंत्र घटना से संबंधित अगला रिमार्क क्या है, तो यहां पर जरा देखें अगला रिमार्क 3, किसी भी कम से कम, तीसरा रिमार्क है कम से कम एक घटना की, कम से कम एक घटना की घटने की प्रायिकता, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता P इक्वल टू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 डॉट 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 इंटू 1 माइनस Pn होता है। इस तरह से तो यहां पर क्या है कि कम से कम एक घटना, कम से कम एक घटना, अगर मान लिया 3 घटनाएं हैं तो कम से कम एक घटना का मतलब एक घट सकता है, 2 घट सकता है या फिर तीनों घट सकते हैं। तो कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगा 1 माइनस और सभी घटनाओं के न घटने की प्रायिकताओं का गुणनफल करके 1 में से माइनस कर लेते हैं। ये फार्मूला है 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इंटू डॉट 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 1 माइनस Pn। अगला रिमार्क जरा देखें, ये क्या है, स्वतंत्र घटनाओं से संबंधित अगला रिमार्क है कि यदि E तथा F, यदि E तथा F परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब जरा देखें यहां पर क्या हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F, यानी दोनों की एक साथ घटने की प्रायिकता बराबर P ऑफ E इंटू P ऑफ F होती है। इस तरह से इसमें जरा देखें यदि E तथा F परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं तब दोनों की एक साथ घटने की प्रायिकता PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू P ऑफ F होता है। अगला रिमार्क जरा देखें, इसमें क्या है कि दो घटनाओं की एक साथ देखेंगे PE यूनियन F, PE यूनियन F इक्वल टू क्या हो जाएगा P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। जहाँ देखें P ऑफ E यूनियन F इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F।